Hello friends, welcome back to our YouTube channel. My name is Ayushi Gupta. As all of you know, CBSE announced your BST exam dates and MCQ pattern is the recently added in 2020 syllabus. So we are here with your important MCQ of chapter 1st and chapter 2nd of business studies. चैप्टर फर्स्ट है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड चैप्टर सेकंड है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। जो ये एमसीक्यू है हमने सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर है उसी को बेस लेके एक तरीके से उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइंस किए हैं, हमने केस स्टडी रखी है इसके अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मे बी आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम्स को लेके। तो गाइस यदि आप सीबीएसई क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, आप एग्ज़ाम देने वाले हैं रिसेंट में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज़ एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे कोशिश करेंगे हम यहाँ पे कि जो भी आपको क्वेश्चन कराएं उसके साथ आपको कॉन्सेप्ट भी साथ में बता सके। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा, मैनेजमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ वर्क, what is to be done, management of people, who is to be done, management of operation, how do it, management of and identify the feature of management being the highlighted in the given statement। तो मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि मैनेजमेंट एक ऐसी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जो इन्वॉल्व करती है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारी जो एक्टिविटीज़ है, हम एक्टिविटी कर रहे हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कैसा होना चाहिए उसका मैनेजमेंट, क्या करना चाहिए हमें, कैसे, तो वो क्या है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ पीपल इन द सेंस है हमारे जो भी ह्यूमन रिसोर्स हैं या फिर हम जो भी एक्टिविटी है उनको कौन करेगा, ये किसके द्वारा की जाएंगे, हु इज टू बी डन इसके अंदर आएगा। एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के अंदर दोनों को इंटर रिलेट करेंगे, हम इंटरलिंक करेंगे मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल का। तो जो भी हमारी जो ऑपरेशंस है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वो कैसे की जाएंगी, हाउ डू इट, ये सब किसके अंदर आएगा, मैनेजमेंट के अंदर आएगा। तो ये जो डेफिनेशन है वो मैनेजमेंट का कौन सा फीचर शो कर रही है, आपको कौन सा नेचर बता रही है। आपको ऑप्शंस गिवन है गाइस। ऑप्शन ए है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ऑप्शन बी है आपका मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, एंड ऑप्शन सी है आपका मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, एंड ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ द अबव। तो गाइज आपको ये क्या शोर कर रहा है कि मैनेजमेंट के बहुत सारे डायमेंशंस हैं, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशंस में वर्क करता है। एक तरीके से वो देखता है कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, व्हाट इज टू बी डन, हु इज टू बी डन एंड हाउ इट टू बी डन। तो इसका आंसर क्या होगा गाइज, ऑप्शन नंबर सी, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। देन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस हैं हमारे, ऑप्शन ए है हमारा मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस, ऑप्शन बी है मैनेजमेंट इज ए प्रोडक्ट, ऑप्शन सी है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, एंड ऑप्शन डी है मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। एक बार मैं आपको ये सारे जो फीचर्स एक्सप्लेन कर देती हूँ, बिकॉज हो सकता है कि ये फीचर्स कहीं ना कहीं इधर उधर आपके कंसेप्ट जो चेंज करके पूछ लिए जाए तो आपको आने चाहिए एक बार अच्छे से। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस हमें क्या शो करता है या क्या बताता है कि आर्ट कैसे है मैनेजमेंट, जो भी हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं हम उनको अप्लाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट इंडिविजुअल्स के ऊपर अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू। तो वो क्या है, एक तरीके से आर्ट है, ठीक है। एंड साइंस क्या है, हमारे पास एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है, प्रिंसिपल्स हैं जो एज ए साइंस में भी हमारे पास होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस एज वेल। देन है मैनेजमेंट इज ए प्रोडक्ट। तो आई होप आपको पता होगा मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है ना कि प्रोडक्ट है। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि नेवर एंडिंग है, एक तरीके से चलती रहती है। तो क्या ये कोई प्रोडक्ट नहीं है कि आपने कोई पर्टिकुलर, ठीक है, आपने जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, हार्डवेयर परचेज करते हैं, तो ये प्रोडक्ट की आपने कंपनी के लिए परचेज किया और आपका मैनेजमेंट हो जाएगा। एज ए सच इसके अंदर वो फीचर नहीं है। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जो कि इनटेंजिबल है, जिसको आप टच नहीं कर सकते, उसको आप क्या कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं। जैसे कि मैनेजमेंट इंटेंजिबल कैसे हुआ, क्योंकि जैसे कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गए, वहाँ पे आपने देखा कि सारी चीज़ बहुत ऑर्डरली मैनेज है, सब जो भी वर्कर्स है बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक गुड मैनेजमेंट है, आपने उसको देखा लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते, कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहाँ पे एक मैनेजमेंट रखा हुआ है। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है, इनटेंजिबल है और परवेसिव है, जहाँ पे भी हमारे ऑल लेवल्स ऑफ जो भी हमारे ऑल जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल सब जगह क्या होता है, यूज होता है। सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है सब जगह, चाहे वो प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, सभी जगह क्या होता है, मैनेजमेंट का यूज होता है। विदाउट मैनेजमेंट कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्वाइव नहीं कर सकता ज़्यादा टाइम तक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, मैनेजमेंट इज ए प्रोडक्ट। जबकि हम क्या जानते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है ना कि प्रोडक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है। गाइज आप एग्जाम्स में
थोड़े जल्दी में रहता है तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा रॉन्ग और राइट। जब आपसे रॉन्ग ये जब 3 ऑप्शंस की मैंने तो आपको रॉन्ग आइडेंटिफाई करना है, कहीं आप जल्दी में राइट देख के और उसको ऑप्शन से रॉन्ग मत टिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप सो गाइज आपको समझ आया होगा। देन है अर्पित लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ क्लोथ्स एंड एसेसरीज इन देयर कंपनी। प्लानिंग ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस डिपार्टमेंट आर कोरिलेटेड and their managers also work in a single direction instead of working independently। देखिए क्या बोल रहे हैं, अर्पित लिमिटेड मैन्युफैक्चरर है क्लोथिंग और एक्सेसरीज के, और उनकी जो कंपनी का जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो सभी क्या है, एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर वर्क करते हैं और एक कोरिलेशन है उनके अंदर, मतलब कोऑर्डिनेशन है या कोरिलेशन है, सभी एक दूसरे से रिलेट करते हैं। वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करते, क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर अपनी जो एक्टिविटी है उनको कोऑर्डिनेट करके वर्क करते हैं। तो ये जो हमारी जो स्टेट अबव केस है वो क्या, कौन सा फीचर स्टेट करता है या कौन सा फंक्शन बताता है मैनेजमेंट का। हमारे ऑप्शंस गिवन है गाइज, ऑप्शन नंबर ए है प्लानिंग, ऑप्शन नंबर बी है डायरेक्टिंग एंड ऑप्शन नंबर सी इज कोऑर्डिनेटिंग एंड ऑप्शन नंबर डी इज स्टाफिंग। तो हम सभी जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो होगा इसका आंसर होगा। कोऑर्डिनेशन कैसे आंसर होगा गाइज, कोऑर्डिनेशन क्या बोलता है कि कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या होता है, हम सिंक्रोनाइज ऑल एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी हमारी जो एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की सब कोरिलेट होती है और जो हम वर्क करते हैं वो इंडिपेंडेंटली करते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन हमारी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, सेम होती है, और हमारे जो ऑब्जेक्टिव होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है। तो हम सभी क्या है, एक तरीके से कोऑर्डिनेशन के अंदर वर्क करते हैं, और कोऑर्डिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। विदाउट कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट इज नॉट पॉसिबल। तो द आंसर इज कोऑर्डिनेशन। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शोभना इज वर्किंग in Infosys Limited. She executes the plans of organization of in accordance with the policies and directives of top management, and she also responsible for coordinating and activities within the division or department. शोभना ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड में वर्क करती है, जहाँ पे वो क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है कंपनी के प्लान को, किसके अकॉर्डिंग, टॉप लेवल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। उसका काम क्या है, एग्जीक्यूट करना प्लान को टॉप लेवल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग या उनके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग। एंड वो ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल भी है, वो कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज विद इन द डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट। उसका जो पर्टिकुलर डिवीजन है या डिपार्टमेंट है वो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कि उसकी जो एक्टिविटी है उनको कितना कोऑर्डिनेट कर पा रही है, उसके लिए वो क्या है, साथ में रिस्पॉन्सिबल है। तो हमसे पूछा गया एट व्हाट लेवल शोभना इज वर्किंग इन इन्फोसिस लिमिटेड, इनमें कौन से लेवल पे शोभना इन्फोसिस लिमिटेड में वर्क करती है। ठीक है गाइज, आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो भी शोभना है वो क्या, उसका वर्क क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो भी डायरेक्शन है उनको इंप्लीमेंट करना या एग्जीक्यूट करना, और क्या करना, रिस्पॉन्सिबल होना अपने पर्टिकुलर डिवीजन की एक्टिविटीज को लेके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइज, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। बिकॉज जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनका वर्क क्या होता है कि जो भी हमारे जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट है उन्हें डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, पॉलिसीज या रूल्स है उनको इम्प्लीमेंट करना अपने अपने पर्टिकुलर डिवीजन और डिपार्टमेंट के अंदर, और देखना कि वो इम्प्लीमेंशन भी है या सही से नहीं है। ठीक है गाइज, और जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो ऑल्सो क्या है, एक लिंक का काम करता है लोअर लेवल और टॉप लेवल के अंदर। ओके, देन और जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर हमारे कौन कौन से मैनेजर आते हैं, लाइक हमारे फाइनेंशियल मैनेजर हैं, मार्केटिंग मैनेजर है, हमारा प्रोडक्शन जो मैनेजर है, ये जो जनरल, ये सब किसके अंदर आते हैं, हमारे मिडिल लेवल के अंदर। टॉप लेवल के अंदर हमारे हायर अथॉरिटीज आती है, लाइक जनरल मैनेजर है हमारे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है हमारे, ये सब आएंगे। देन लोअर लेवल के अंदर हमारे आते हैं जो वर्कर्स होते हैं या फिर हमारे जो असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं, वो सब हमारे किसके अंदर आते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रचित वर्क्स एज प्रोडक्शन मैनेजर इन ग्लोबल एंटरप्राइज लिमिटेड। ही हैज गिवन द टास्क ऑफ गेटिंग 10,000 यूनिट्स ऑफ हैंडबैग्स मैन्युफैक्चर्ड एट 10,000 unit per unit within 30 days. In order to be acknowledged एज एन इफेक्टिव मैनेजर ही मस्ट एंश्योर दैट। क्वेश्चन बोल रहा है कि रचित है प्रोडक्शन मैनेजर की तरह वर्क करता है ग्लोबल एंटरप्राइज लिमिटेड के अंदर, जिसके अंदर उसे जो ऑर्डर किया गया या फिर उसे टास्क दिया गया है कि 10,000 यूनिट्स उसे मैन्युफैक्चरर करानी है, जिसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, पर बैग की 1,000 रुपीज़ होनी चाहिए विद इन 30 डेज। तो यहाँ पे उसके पास एक कॉस्ट और एक क्या गिवन है, टाइम गिवन है। तो आपसे पूछ रहा है कि यदि वो इफेक्टिव, यदि हम उसे बोले कि वो इफेक्टिव मैनेजर है तो इनमें से कौन सा फंक्शन वो इंश्योर करेगा। तो ऑप्शन ए गिवन है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट एक्सीड 1,000 पर यूनिट। ऑप्शन बी है द
work is completed within 30 days even at higher cost per unit. Option C है the work is not completed in 30 days even at higher than 1000 per unit. एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबाउट। तो इफेक्टिव और एफिशिएंसी के बीच का डिफरेंस आई होप्स सो गाइज आप जानते होंगे। तो इफेक्टिव एफिशिएंसी के मीन डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे कि इफेक्टिव मीन्स क्या होता है, हमारा जो पर्टिकुलर टास्क हमें गिवन है, हम पर्टिकुलर विद इन द टाइम लिमिट्स हम उसे अंदर क्या कर दें, कंप्लीट कर दें। और जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी का मीनिंग हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमारा जो भी मिनिमम कॉस्ट है उसके अंदर हम उसे क्या कर दें, कंप्लीट कर दें। तो हमसे क्या पूछा गया है कि यदि वो हमें देखना है कि इफेक्टिव मैनेजर हम क्या होगा, तो ऑप्शन ए क्या गिवन है आपको, डज नॉट एक्सीड 1000 पर यूनिट। यहाँ पे क्या दिया क्या है, यहाँ पे टाइम की बाउंडेशन गिवन नहीं है आपको, हमें देखना है कि इफेक्टिव मैनेजर कौन सा होगा। तो इफेक्टिव क्या होगा कि जो अपना वर्क है वो विद इन 30 डेज वो क्या कर दे, कंप्लीट कर दे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आईटीसी लिमिटेड प्लानिंग टू रिड्यूस कॉस्ट बाय सॉरी यहाँ पे गाइस सेल्स आएगा, एक सेकेंड। प्लानिंग टू रिड्यूस सेल्स कॉस्ट बाय 10% in next month. Identify the feature of management highlighted in the given statement. ITC लिमिटेड प्लान कर रही है, सॉरी गाइस यहाँ पे सेल की जगह कॉस्ट आएगा, कॉस्ट लिख दिया यहाँ पे, कॉस्ट नहीं है ये कॉस्ट है, ठीक है गाइस, जो कॉस्ट है। आईटीसी लिमिटेड प्लान कर रही है अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने का 10% से नेक्स्ट मंथ के अंदर। तो कौन सा फीचर बताता है मैनेजमेंट का, हमारे ऑप्शंस गिवन है गाइस। ऑप्शन ए है आपका मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ऑप्शन बी है आपका मैनेजमेंट इज परवेसिव। ऑप्शन सी है आपका मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल एंड ऑप्शन डी है मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या है, वो पर्टिकुलर प्लान कर रहे हैं, कोई गोल सेट कर रहे हैं कि हमें 10% से क्या करनी है, हमारी कॉस्ट को क्या करनी है, रिड्यूस करनी है नेक्स्ट मंथ के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखिए गाइज, हम जब भी कोई भी मैनेजमेंट करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमारा फर्स्ट हम क्या डिसाइड करते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ भी कर रहे हैं, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं आपकी, या फिर आप ऐसे आपकी जो भी हॉबी है, तो कहीं ना कहीं आपका कोई ऑब्जेक्टिव होता है पर्टिकुलर चीजों को ले। तो जैसे ही हम ऑर्गेनाइजेशन को लेके बात करते हैं तो हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। तो जब हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे, हाँ जैसे कि आईटीसी लिमिटेड का क्या ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, उसका गोल है कि वो 10% को क्या कर सके, कॉस्ट को रिड्यूस कर सके। तो इसका आंसर क्या होगा, गोल ओरिएंटेड परवेसिव आप सभी जानते हैं, मल्टी डायमेंशनल हमने ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर लिया एंड प्रोसेस भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का जो ऑब्जेक्टिव्स है उन मैनेजमेंट के, उनका फीचर नहीं है। फर्स्ट है अर्निंग अनफ अमाउंट टू कवर कॉस्ट। ऑप्शन बी है इंक्रीजिंग इन द प्रोस्पेक्टस ऑफ बिजनेस इन लॉन्ग रन। ऑप्शन सी है इंक्रीज द गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑप्शन डी है प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू देयर एम्प्लॉयज चिल्ड्रन। ऑप्शन ए बोल रहा है कि हमारे पास जो हम इतना अमाउंट मिनिमम इतना तो हम अर्न कर सके कि हमारी कॉस्ट क्या हो सके, रिकवर हो सके। ऑब्वियसली बात है, सर्वाइव करना है, आपकी जो कॉस्ट है वो कर करना ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होगा, बिकॉज आप लॉस के अंदर ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकते। देन इंक्रीज इन द प्रोस्पेक्टस, हम चाहते हैं कि हमारा जो बिजनेस है उसका प्रोस्पेक्टस इंक्रीज हो लॉन्ग टाइम के अंदर, या फिर लॉन्ग टाइम तक हम सर्वाइव कर सके, प्रॉफिट अर्न कर सके। देन है इंक्रीज, हम गुडविल भी इंक्रीज करना चाहते हैं। तो ये सभी क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के पार्ट है। देन है प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू देयर एम्प्लॉयड चिल्ड्रन। तो ये गाइस जो है हमारा जो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये कहीं ना कहीं आपका सोसाइटल जो ऑब्जेक्टिव है कि कुछ कंपनीज के जो सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसका पार्ट हो सकता है, बट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू देयर एम्प्लॉयड चिल्ड्रन। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन बीइंग हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। हमें कोऑर्डिनेशन का फीचर आइडेंटिफाई करना है जो कि स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। स्टेटमेंट है हमारा, कोऑर्डिनेशन इज नॉट ए वन टाइम फंक्शन, इट बिगन्स एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यू टिल कंट्रोलिंग। बोल रहा है कि कोऑर्डिनेशन है वो एक पर्टिकुलर वन टाइम का फंक्शन नहीं है, ये प्लानिंग से स्टार्ट हो गया कंटिन्यू तक एंड नेवर एंडिंग फंक्शन है जो चलता ही रहता है। तो इसके ऑप्शंस गिवन है आपको, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शंस। ऑप्शन बी है कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। ऑप्शन सी है कोऑर्डिनेशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड ऑप्शन डी है कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि नेवर एंडिंग है, मतलब इसका कोई टाइम नहीं है, और जो भी है वो प्लानिंग से लेके किससे कंट्रोलिंग तक वो नेवर एंडिंग फंक्शन के अंदर साइकिल के रूप में चलता रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, दैट मीन्स इट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस एंड नॉट ए इवन टाइम या वन टाइम फंक्शन। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
Management aims at eliminating unnecessary motions and to find out the best method of doing a job efficiently. Which techniques of management states that? ऑप्शन ए गिवन है आपको मेथड स्टडी, ऑप्शन बी है टाइम स्टडी, ऑप्शन सी है मोशन एंड ऑप्शन डी है फैटिग स्टडी। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है प्रिंसिपल्स वाले आपको बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं, तो आप जो प्रिंसिपल्स वाला टॉपिक है उसको आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा और बहुत चांस है यहाँ से क्वेश्चन आने के एमसीक्यू फॉर्म में और इवन आपके 3 to 6 मार्क्स वाले फॉर्म में भी। यदि आपको प्रिंसिपल्स के ऊपर एक सेपरेट लेक्चर या वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज गाइज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देन देखते हैं, एक बार क्वेश्चन पे वापस मूव करते हैं। बोल रहा है कि मैनेजमेंट का एम है, कौन सी स्टडी के अंदर मैनेजमेंट का एम ऐसा होता है कि उसके जो अननेसेसरी मोशंस है उसको एलिमिनेट कर सके और बेस्ट मेथड फाइंड आउट कर सके जॉब को एफिशिएंटली परफॉर्म करने का। तो यदि आप एक कॉमन सेंस से भी यूज करें तो यहाँ पे क्या गिवन है, अननेसेसरी मोशन, तो इसका आंसर एज आप अपने आप टिक कर देंगे कि मोशन स्टडी। बट हम यहाँ पे एक बार डेफिनेशंस में मूव करते हैं तो मेथड स्टडी हमारा क्या फोकस करता है, मेथड स्टडी हमारा क्या बोलता है कि जो भी हमारे जो मेथड्स हैं हमें बेस्ट मेथड फाइंड आउट करना है, आपका जो सर्वे करना है हमें सबसे पहले प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर और बेस्ट मेथड फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर जॉब के अंदर। एग्जांपल लेते हैं, आप सपोज कीजिए बहुत सारे हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंसिंग, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करते हैं, तो हमें बेस्ट मेथड फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर जॉब को लेके, ठीक है, वो क्या है हमारी मेथड स्टडी। देन टाइम स्टडी, जो भी हम कर रहे हैं हमारा जो प्रोसेस है वर्क करने का उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम गिवन होता है, उसके अंदर आपको जो वर्क कंप्लीट करना है। जैसे कि आपका बीएसटी का पेपर है, एग्जांपल लेते हैं, आपको 3 आवर गिवन होता है, किसी को टाइम बहुत कम लगता है, किसी को वो भी ज़्यादा लगता है, तो ये क्या है 3 आवर जो एक स्टैंडर्ड टाइम है आपको इसी के अंदर कंप्लीट करना है। वैसे वर्कर्स को भी ठीक है, आपकी 15 यूनिट्स हैं, आपने 1 आवर के अंदर कंप्लीट करके देनी है, 1 डे के अंदर बनानी। तो ये क्या है, टाइम स्टडी के अंदर हम ये सब स्टडी करते हैं। देन है आपका मोशन स्टडी, तो मोशन स्टडी के अंदर हम क्या कोशिश करते हैं कि जो भी अननेसेसरी मोशंस है, अननेसेसरी मोशंस क्या होंगे हमारे, जैसे कि वर्कर्स के, सपोज कीजिए आपके वर्कर्स हैं वो अपने डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जा रहे हैं, कुछ लिफ्ट कर रहे हैं, सिटिंग कर रहे हैं, कहीं अपने कलीग से बात करें, तो ये जो भी उनके मोशंस हैं वो क्या है हमें स्टडी करना है, हमें नोटिस करना है स्टॉप वॉच के थ्रू या कैमरे के थ्रू कि जो भी उनके जो मोशंस है, कौन सी भी जो भी अनप्रोडक्टिव मोशंस है, कुछ मोशंस आपके प्रोडक्टिव होते हैं एंड कुछ मोशंस अनप्रोडक्टिव होते हैं, तो आपको जो भी अनप्रोडक्टिव मोशंस है हम उनको एलिमिनेट करके बेस्ट जो मोशंस है जो कि और फाइंड आउट करेंगे ऐसे मोशंस जो कि हमारी जो प्रोडक्शन है या फिर जो हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगे, तो वो सब क्या है हमारे मोशन स्टडी का पार्ट है। तो मोशन स्टडी कहीं ना कहीं क्या स्टडी करती है कि जो पर्सन है उसके मूवमेंट्स को स्टडी करती है, वो क्या है मोशन स्टडी। देन देखते हैं हमारी फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी क्या है हमारी, ये हम सभी जानते हैं कि जैसे कि आप पढ़ते पढ़ते आपने 1 आवर पढ़ लिया, देन आप 2 आवर पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं जो आपकी 1 आवर के अंदर जो एफिशिएंसी थी वो 2nd और 3rd आवर तक लूज हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो वैसे ही क्या है हमारे वर्कर्स का केस में होता है कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे वर्कर्स है, वर्क करते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी स्टेमिना, उनकी एफिशिएंसी, उनकी इफेक्टिवनेस वो कम होती जाती है। तो टेलर ने स्टडी किया, उन्होंने बताया कि वर्कर्स को जो रेस्ट है या फिर जो इंटरवल है वो कितना ज़रूरी है। विदाउट इंटरवल जो उनकी जो टाइम है, मतलब उनका जो वो इंक्रीज हो जाएगा पर्टिकुलर वर्क को लेके, उनकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी नहीं रहेगी। तो इसीलिए क्या टेलर ने क्या बताया कि जो आपका जो इंटरवल है, उनका जो रेस्ट है वो कितना कंपलसरी है एंड रेस्ट कम से कम इतना होना चाहिए कि जो उनकी जो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है वो रीगेन कर सके, वापस वो अपने पहले वाले एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पे आ सके। फैटिग स्टडी के अंदर ये भी अपने टेलर ने बताया कि जो भी हमारे जो वर्कर्स हैं वो कहीं ना कहीं कभी कभार अनरेस्ट हो जाते हैं या डिप्रेस हो जाते हैं, या फिर उनकी जो वर्किंग कंडीशन है पुअर हो जाती है, स्ट्रेस में आ जाते हैं बिकॉज ऑफ वर्किंग कंडीशन एंड उनके जो कलीग है मैनेजर से डिस्प्यूट के कारण। तो ये जो रेस्ट है, जो इंटरवल है, वो बहुत ही कंपलसरी है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें अननेसेसरी मोशंस को क्या करना है, एलिमिनेट करना है और बेस्ट मेथड या फिर जो बेस्ट मोशंस है वो फाइंड आउट करना है, जिससे कि हमारी जो जॉब क्या है वो एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मोशन स्टडी। आई होप सो गाइस ये जो आपको टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी एंड फैटिग स्टडी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, मैं आपको क्लियर कर पाई हूँ। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Management principle can be modified by the manager as per the changes in business environment or as per the changes in circumstances. Management के जो principle हैं वो modified किए जा सकते हैं या change किए जा सकते हैं business environment में के change के according, या फिर circumstance आपकी situations कैसी हैं organization के अंदर। तो ये जो statement है वो कौन सा principle का जो कौन सा nature है वो reflect कर रहा है। ऑप्शन ए है general guidelines, ऑप्शन बी है flexible, ऑप्शन सी है universally applicable एंड ऑप्शन डी है mainly behavior। तो ये
क्या बता रहा है कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या बता रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम चेंज कर सकते हैं हमारे एनवायरमेंट, सर्कमस्टेंसेज एंड सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देन देखते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। Rachit gave the responsibility to Akash to produce 50 units per day, but Rachit is not give requisite responsibility to achieve this target. What principle violates in the above case? Rachit ने आकाश को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो 50 यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस करेगा, उनके जो भी प्रोडक्शन है, उनकी जो यूनिट्स है उनकी। देन बट रचित ने उसको प्रॉपर क्या नहीं दी, अथॉरिटी नहीं दी, या फिर उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है रॉ मटेरियल विड्रॉ करने की या फाइन कुछ भी मनी विड्रॉ करने की। तो क्या है इस केस के अंदर कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, हमें ये पूछ रहा है। तो आप सभी जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन क्या होता है, एक स्पेशलाइजेशन होता है जहाँ पे पर्टिकुलर हम क्या कर देते हैं, वर्क को डिवाइड कर देता है इन स्पेसिफिक पार्ट्स और डिवीजन। देन है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहता है कि आपकी जो अथॉरिटी है वो मैच करनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ आपकी अथॉरिटी बहुत ज्यादा है बट आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो देन आप बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे अपने वर्क को लेके। आप कोई भी वर्क को एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं करेगा आपका वर्कर या आपका जो भी आपने जिसको अथॉरिटी दे रखी है। एंड यदि आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी दे देंगे और आपको उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, तो भी वो आपका वर्क को एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर सकता चाह के, बिकॉज उसके पास प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है। आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी दे दी तो देन वो अपने आप इतना स्ट्रेस में हो जाएगा कि अपने जो वर्क है उसको एफिशिएंटली वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो केस है वो क्या गिवन है, आकाश के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है बट उसके पास अथॉरिटी नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, और प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन देखते हैं यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी डायरेक्शन भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिटी ऑफ कमांड हमें क्या बताता है कि आपको जो भी ऑर्डर्स मिले वो ओनली 1 बॉस से मिले, आपको 2 या 3 बॉस से ऑर्डर नहीं मिले, या फिर बिकॉज इससे क्या होगा, जब भी हम किसी भी वर्कर को या फिर 2 या 3 बॉस ऑर्डर देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो मतलब कि कौन से बॉस का ऑर्डर पहले कंप्लीट करना है, और वो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल भी हो जाएगा क्योंकि वो एक, यदि मान लो आपने ए बी सी, आपके पास 3 बॉस हैं, आपने डी को ऑर्डर दिया ये कंप्लीट करो ये कंप्लीट करो, तो वो जब भी आपको वो उसने वर्क कंप्लीट नहीं किया तो ए को बोल देगा मैंने बी का वर्क किया, सी को बोल देगा मैंने ये वर्क किया, या फिर वो जो सी है, वो जो डी है, मतलब जो हमारा एम्प्लॉय है, वो इतना ओवर स्ट्रेस हो जाएगा कि वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा अपने कोई भी वर्क को, कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनको 1 बॉस से ही कमांड मिलना चाहिए। देन है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, आपकी जो भी डायरेक्शन है 1 हेड अंडर द 1 प्लान, मतलब आपकी जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये किसकी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन किसको फोकस करता है, आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को लेके, एंड यूनिटी ऑफ कमांड किसके ऊपर फोकस है, आपके ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर। देन देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज एप्लीकेबल टू ए गवर्नमेंट ऑफिस वेयर देयर इज अ डायरी डिस्पैच क्लर्क whose job is to receive and send email, a data entry operator whose task is to input data on the computer division of work is also applicable to limited company where there are separate departments like production, finance, research and development etc. तो which quality of principles of management is highlighted above? तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऐसे बता रहा है कि जो भी हमारे प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि हम वर्क को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जिससे कि हमारे जो वर्कर्स है पर्टिकुलर वर्क में इतने स्पेशलाइज हो जाए कि जो वर्क है बहुत ही एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाए। तो ये क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफिस है जहाँ पे डायरी डिस्पैच क्लर्क का डिफरेंट है, आप जो जिसका वर्क है, जिसकी जॉब क्या है, रिसीव एंड सेंड ईमेल। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है कि वो इनपुट डाटा को, टास्क को कंप्लीट करता है। कंप्यूटर डिवीजन वाले की भी अलग जॉब है। और ऐसे ही हमारे जो भी लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक या प्राइवेट, उसके अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग अलग है, फाइनेंस अलग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलग है। तो ये क्या स्टेट कर रहा है ये प्रिंसिपल, ये जो हमारा जो केस है वो कौन सी क्वालिटी बता रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, हमें ये देखना है। हमें ऑप्शंस क्या क्या गिवन है गाइस, जनरल गाइडलाइंस, ऑप्शन बी है आपके पास यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, ऑप्शन सी है आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी, एंड ऑप्शन डी है आपके पास कंटीजेंट। तो ये क्या बता रहा है, ये सभी जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट हो, या लिमिटेड कंपनी हो, अनलिमिटेड या फिर पब्लिक लिमिटेड हो या प्राइवेट लिमिटेड हो, सभी पे क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। तो ये क्या बता रहा है हमें कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उनकी क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द वर्ड्स ऑफ ब्लैंक मीन्स knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way। ये जो डेफिनेशंस है आपकी,
कि मीन नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, कि हम जानना चाहते हैं कि मैन एग्जैक्टली हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयज है वो कर क्या रहे हैं, और ये भी देखना चाहते हैं कि वो कैसे करें कि जिससे कि वो बेस्ट, सबसे अच्छा और जो सबसे सस्ता चीपेस्ट वे में वो कर सके, दैट मीन्स एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के साथ। तो ये जो वर्ड्स हैं वो किसके थे? ऑप्शन ए आपके पास हेनरी फेयोल मैनेजमेंट, ऑप्शन बी है डब्ल्यू टायलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, ऑप्शन सी है हार्लॉट नूट्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एंड ऑप्शन डी है डब्ल्यू टायलर मैनेजमेंट। तो हमारा जो ये जो डेफिनेशन है वो किसने दिए हमें? टायलर ने दिए हमें, फेडरिक डब्ल्यू टायलर ने हमें ये डेफिनेशन दी है। और उन्होंने कौन से प्रिंसिपल्स हमें दिए हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो हमें दिए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा जो ऐसे ऑप्शन है उनको टिक मार्क करते टाइम आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी आपको डब्ल्यू टायलर दिया तो आप इसको पूरा फोकस करिएगा। इन द वर्ड्स ऑफ डब्ल्यू टायलर, उन्होंने क्या दिया है हमें? साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया, जबकि मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है हमें किसने दिया है? हेनरी फेयोल ने दिया है। तो यहाँ पे इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आप कभी भी जल्दीबाजी में ये नहीं कि आपने डब्ल्यू टायलर देखा और ये आंसर टिक मार्क कर दिया। तो यहाँ पे आप ये भी फोकस करिएगा कि सेकंड आंसर क्या है आपका? साइंटिफिक मैनेजमेंट। उन्होंने किसकी डेफिनेशन दी थी हमें? साइंटिफिक मैनेजमेंट की। तो आंसर क्या हो जाएगा गाइज आपका? ऑप्शन नंबर बी। देन देखते हैं हम, which of the following techniques of scientific management and show specialization at supervisory level and has the objective to determine the number of workers to be employed? इनमें से कौन सी टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो स्पेशलाइजेशन शो करती है सुपरवाइजरी लेवल पे, एंड ऑब्जेक्टिव है जो मतलब हमारी जो स्टडी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम ये देख सके कि पर्टिकुलर लेवल पे कितने एम्प्लॉयज का वर्क होना चाहिए, कितने एम्प्लॉयज को हमें एम्प्लॉयड करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है हमारा इंसेंटिव बेस्ड प्लान, ऑप्शन बी है टाइम स्टडी, ऑप्शन सी है हमारा मोशन स्टडी एंड ऑप्शन डी है हमारा फंक्शनल फॉर्मेनशिप। तो इंसेंटिव बेस्ड प्लान के अंदर हम क्या डिसाइड करते हैं कि हमें वेजेस किस किस बेसिस पे और कौन कौन से प्लान्स के अकॉर्डिंग देनी है हमारे एम्प्लॉयज को। टाइम स्टडी के अंदर हम टाइम देखते हैं कि कितने पर्टिकुलर टाइम या कितने स्टैंडर्ड टाइम के अंदर ये वर्क किया जा सकता है। हम टाइम की जो हमारी जो प्रोसेस है इसको रिकॉर्ड करते हैं कि कितने टाइम के अंदर जो बेस्ट जॉब है उसको बेस्ट वे से किया जा सकता है। मोशन स्टडी के अंदर हम क्या करते हैं? हमारे जो भी इमोशंस है अनप्रोडक्टिव उनको क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं। देन फंक्शनल फॉर्मेनशिप। तो इसका आंसर क्या है? फंक्शनल फॉर्मेनशिप। ऐसे क्वेश्चन को आप यदि आपको बाई चांस नहीं भी आए तो आप इसको ऑप्शन बेसिस पे आप ये पे भी या फिर आप इसको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। बट एक बार हम एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं कि फंक्शनल फॉर्मेनशिप एग्जैक्टली होती क्या है। तो गाइस फंक्शनल फॉर्मेनशिप होती है जहाँ पे हम क्या देखते हैं कि स्पेशलाइजेशन दे सके हम सुपरवाइजरी लेवल पे। एग्जैक्टली क्या है इसके अंदर हम देखते हैं, टायलर ने बताया कि जो भी हमारी जो फंक्शनल लेवल है कोई भी वन पर्सन ये सब चीज़ नहीं नोटिस कर सकता कि जो सारे वर्कर्स उसके अंदर वर्क कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, कितने अच्छे से कर रहे हैं। तो टायलर ने बताया कि फंक्शनल लेवल पे आपको एटलीस्ट 8 जो भी स्पेशलिस्ट हैं, 8 सुपरवाइजर्स हैं आपको एम्प्लॉय करना या एम्प्लॉयड करना कंपलसरी है, जिससे कि आपका जो वर्क है वो क्या हो सके? एफिशिएंटली वे में परफॉर्म किया जा सके। एंड जो भी आपकी जो टेक्निक्स हैं जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की वो क्या शो करती हैं? साथ में इसके अंदर स्पेशलाइजेशन शो करती हैं कि जो स्पेशलाइजेशन है आपके सुपरवाइजरी लेवल पे साथ में वो भी आ सके, जिससे कि आपकी जो 8 सपोज कीजिए एक तो 1 पर्सन आपको आइडेंटिफाई करेगा बहुत सारे पीपल को कि उनका कैसा जॉब कर रहे हैं और एक 8 लोग मिलके साथ में वर्क करेंगे। तो इससे क्या होगा? ज़्यादा एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आएगी आपके एम्प्लॉयज एंड आपके वर्कर्स के अंदर। और फंक्शनल फॉर्मेनशिप को उन्होंने फॉर बॉसेस के अंदर भी डिफरेंट मेथड्स के अंदर स्टडी किया। यदि आपको डीपली स्टडी करना है ये टॉपिक्स तो गाइज आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे सेपरेट वीडियोस अपलोड कर देंगे आपके लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फंक्शनल फॉर्मेनशिप। बिकॉज यहाँ क्या डिस्कस कर रहा है? सो स्पेशलाइजेशन एट सुपरवाइजर लेवल एंड हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। There should be a place for everything and for every person. Which principle identify from the above statement? हमें स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो भी कोई चीज़ मतलब हम आपकी जो चीज़ है या फिर उसके लिए या फिर कोई जगह है उसके लिए सभी के लिए चाहे वो पर्सन हो या कोई थिंग हो उसके लिए एक पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल है वो कौन सा प्रिंसिपल इन स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर रहा है? ऑप्शन ए गिवन है आपको प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, ऑप्शन ए बी गिवन है आपको प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, ऑप्शन सी गिवन है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड ऑप्शन डी गिवन है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन में डिस्कस कर चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव आपको बता देना चाहती हूँ। इनिशिएटिव के अंदर क्या बोलता है कि जो आपके एम्प्लॉयज है उनको भी एक
मौका देना चाहिए इनिशिएशन का, या फिर उनके जो आइडियाज़ हैं उनको इनिशिएट करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, जिससे कि आपके इनोवेशंस हो सके और वो खुद भी, यदि आप उनके साथ डिस्कस करेंगे तो खुद न्यू आइडियाज कुछ इनिशिएट कर सके। देन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी आपको क्या स्टेट करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इक्विटी होनी चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, चाहे वो रिनोमिनेशन के अंदर हो, और आपकी जो काइंडनेस है, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है, सबके लिए इक्वल होने चाहिए। देन है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या बोलता है कि सभी जो भी आपके जो चीज, चाहे कोई वो आपकी थिंग हो या फिर कोई आपका पीपल हो, जो भी आपके ह्यूमन रिसोर्स हैं या फिर आपके जो साथ में आपके जो मशीनरीज हैं, उन सभी का एक ऑर्डर होना चाहिए, एक स्पेसिफिक प्लेस होना चाहिए। तो उससे क्या है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। दैट मीन्स आपके जो भी, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे आपका जो फिजिकल मैनेजमेंट हो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या होना चाहिए, एक ऑर्डरली मैनेज होना चाहिए। पर्टिकुलर चीज जो भी आपके इंडिविजुअल है उनका एक प्लेस होना चाहिए, और आपके जो थिंग्स है उनका भी एक प्लेस होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। देन देखते हैं, management should take workers into confidence before making any important decision, and management should encourage constructive suggestions by employees through their प्रॉपर रिवॉर्ड्स। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट। की जो स्टेटमेंट है वो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट से है कि मैनेजमेंट को अपने वर्कर्स के अंदर कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कराना चाहिए, और ऐसे जिससे कि, और ऐसे उनकी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हम ले रहे हैं उनसे डिस्कस कर सकें, और उनको इंकरेजमेंट देना चाहिए जिन्होंने भी हमें अच्छे डिसीजंस दिए हैं या फिर हमें अच्छे आइडियाज़ प्रोवाइड करें, हमें उनको कंस्ट्रक्टिव, दैट मीन्स हमें जो भी जिन्होंने बहुत अच्छे डिसीजंस दिए हैं या फिर बहुत अच्छे आइडियाज़ प्रोवाइड करें हमें एज ए मैनेजमेंट को, तो उससे हमें क्या करना चाहिए, रिवॉर्ड्स भी देना चाहिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वापस बोल देती हूँ एक बार, कि मैनेजमेंट ऑफ वर्कर्स को कॉन्फिडेंस देना चाहिए, उनको भी पार्टिसिपेशन देना चाहिए अपने जो भी डिसीजंस मैनेजमेंट ले रहा है उसके अंदर वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस के अंदर, जिससे इंकरेजमेंट मिले, और इंकरेजमेंट के साथ जिनके भी अच्छे डिसीजंस हैं या फिर जो अच्छा आइडियाज़ है हमें उनको रिवॉर्ड्स देना चाहिए, एज ए मोटिवेशन देना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है वो कौन सा प्रिंसिपल शो कर रहा है, ऑप्शन ए है हमारा हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, ऑप्शन बी है कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड ऑप्शन सी है रूल ऑफ थंब, एंड ऑप्शन डी है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो ऑप्शन ए क्या बोलता है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड आपको क्या बताता है गाइस, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड बताता है कि जो भी हमारे जो आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको ऐसे, एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट को ऐसे डील करना चाहिए एक दूसरे के साथ कि वो एक दूसरे के अपोजिट वर्क ना करें, वो सोचे कि हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन के हैं। कई बार हम देखते हैं कि वर्कर्स को ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लेगा वो कहीं ना कहीं हमको नेगलेक्ट करके ही लेगा, तो ऐसा नहीं होता है हर बार। ऐसे ही मैनेजमेंट को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो कहीं ना कहीं लेजी हैं या ऐसे हैं। तो ये सब क्या है, आपको हार्मोनी में वर्क करना है, यूनिटी में वर्क करना है, ना कि आपको अलग अलग होकर वर्क करना है। कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन, जो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड है, इसका एक्सटेंशन है, वो क्या बोलता है कि आपको डिसीजंस के अंदर पार्टिसिपेट कराना चाहिए, आप जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हो आपके एम्प्लॉयज को, और जो भी अच्छे डिसीजंस दे रहे हैं वो उनको क्या करना चाहिए, रिवॉर्ड देने चाहिए। तो ये किसका पार्ट है, कॉर्पोरेशन में आपको वर्क करना चाहिए, ना कि इंडिविजुअलाइजेशन के अंदर सबके साथ मिलकर कार्य करना है, ना कि आपको अकेले के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर बी। एक बार रूल ऑफ थंब भी मैं आपको बता देती हूँ। रूल ऑफ थंब क्या, रूल ऑफ थंब यहाँ पे आपको क्या डिस्कस करता है, रूल ऑफ थंब बताता है हमें कि हमारे जो भी मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल्स हैं या फिर हमारे जो भी पर्टिकुलर मेथड है उसका एक पर्टिकुलर मेथड होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए वर्क करने का। देन सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट क्या शो करता है कि हमें हमारे जो ऑब्जेक्टिव है या जो इंटरेस्ट है वो ऐसे होने चाहिए कि वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को लेके के साथ में हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर वर्क करें, ना कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के ऑब्जेक्टिव पे। जब हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होंगे तो ऑब्वियसली बात है आपके जो भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो जाएंगे। आपके फर्म जब ग्रोथ करेगी तो प्रॉफिट मिलेगा, तो ऑब्वियसली बात है आप अपने एम्प्लॉयज का और इन सबकी ग्रोथ होगी अपने आप। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम इज रिसीविंग ऑर्डर्स फ्रॉम चेतन, financial manager, and from Anviksha, she is marketing manager, and this leads to uneasiness in felt, order disturbed, authority is undetermined, discipline is weakened, which principle and violates in above case। राम है वो ऑर्डर रिसीव करता है, चेतन जो कि फाइनेंशियल मैनेजर है और अन्विक्षा जो कि मार्केटिंग मैनेजर है, और दोनों से कुछ ऑर्डर रिसीव करता है, और जो ऑर्डर मिलते हैं उससे उसको बहुत अनइजीनेस फील होती है, ऑर्डर उसके डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जो अथॉरिटी है वो भी डिटरमाइंड नहीं रहती है, एंड डिसिप्लिन भी नहीं रहता। तो ये जो जो अबाव केस है उसके अंदर कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, तो ऑप्शन ए गिवन है यूनिटी ऑफ कमांड, ऑप्शन बी है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऑप्शन सी है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, एंड ऑप्शन डी है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारे प्रिंसिपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे क्वेश्चंस के अंदर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर
ए यूनिटी ऑफ कमांड। हमने क्या देखा था कि हमें जो भी कमांड मिले, आपको जो भी कमांड मिल रही है पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या आपके सबऑर्डिनेट को, वो किसी वन बॉस से मिले, ना कि 2-3 बॉस उसको ऑर्डर दे। उससे क्या होगा, वो बहुत अनइजीनेस फील करेगा, ना कि और ना ही वो रिस्पॉन्सिबल हो पाएगा, ना ही अथॉरिटी रहेगी उसके पास। तो इससे क्या होगा, जो आपका जो वर्कर है, जो आपका एम्प्लॉय है, वो बहुत ही क्या हो जाएगा, इनएफिशिएंट और इनइफेक्टिव वे से वर्क करेगा। तो ये इसमें यहाँ पे राम भी क्या कर रहा है, ऑर्डर रिसीव कर रहा है चेतन से भी और अन्विक्षा से भी। तो उससे क्या हो रहा है, उसको अनइजीनेस फील हो रहा है, ना कि वो डिटरमाइन भी नहीं कर पा रहा मुझे किसका वर्क पहले करना है किसका बाद में करना है। तो इससे क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड का यहाँ पे क्या हो रहा है, वायोलेशन हो रहा है। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज ए मैटर ऑफ ब्लैंक एंड देयर एप्लीकेशन इज ए मैटर ऑफ ब्लैंक। तो डेरिवेशन होता है जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का, किसका मैटर है, और उसका जो उनकी जो एप्लीकेशन है वो किसका मैटर है। तो जब भी हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उनको यूज करते हैं, तो एज ए किसकी तरह वर्क करते हैं, हमारे लिए साइंस की तरह। बिकॉज मैनेजमेंट और प्रिंसिपल एज ए तरीके से हमारे पास साइंस है, हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं, हम उन्हें यूज करते हैं, गिवन स्टेटमेंट है या कुछ फंडाज हमें गिवन है, हम उन्हें यूज करते हैं। तो एक तरीके से क्या, हम साइंस की तरह एक्सपेरिमेंट्स, और जो मैनेजमेंट और प्रिंसिपल है आप सभी जानते हैं, जो फाइलर टेलर और जिन सभी ने बनाए हो, किसके थ्रू बनाए गए, एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू बनाए, एक एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उन्होंने बनाए हैं। वो ऐसे ही नहीं कि ठीक है उन्होंने कुछ भी करके देखा, तो वो क्या है, उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया, जैसे कि हम साइंस के अंदर करते हैं। तो क्या बोल रहा है कि डेरिवेशन है जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का है, किसका मैटर है, साइंस का, और उनकी जो एप्लीकेशन है वो किसका मैटर है, आर्ट का। बिकॉज हम जो अप्लाई करते हैं हमारे प्रिंसिपल्स को डिफरेंट इंडिविजुअल्स के ऊपर, डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, डाइवर्सिफाई सिचुएशंस के अंदर, डाइवर्सिफाई नीड्स होती है ह्यूमन की, उसके ऊपर जो अप्लाई करते हैं तो वो किसका पार्ट है। हम किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से करते हैं या कुछ अप्लाई करते हैं तो वो किसका पार्ट होती है, एक तरीके से हमारी आर्ट का। और जो भी हमें गिवन स्टेटमेंट गिवन है या कुछ फंडाज है वो क्या है, हमारे साइंस का पार्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा गाइस, डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज ए मैटर ऑफ साइंस and their application is a matter of art. Then देखते हैं हम guys next question. Principles of management do not provide ready-made solution to any problem, but in dealing with the situation of conflict between two departments in manager, main emphasis द प्राइमेसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल। देखिए गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिफरेंट है। ये क्या बोल रहा है, जो स्टेटमेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड कराते हैं कि रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कराते, ये एक जनरल गाइडलाइंस है, ठीक है। और जो भी किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर जब कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी भी टू डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या शो करते हैं या क्या बताते हैं कि हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। किसी भी फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपकी जो फर्म है वो सर्वाइव कर सके, कहीं ना कहीं उसको क्या हो सके, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव वो क्या है, आपका सर्वाइव कर सके, आप अपनी कॉस्ट क्या कर सके, रिकवर कर सके। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन एंड टू एनी प्रॉब्लम, बट इन डीलिंग विद द सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। बट जहाँ पे सिचुएशन आई कॉन्फ्लिक्ट की टू डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो वहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड कराता है, इन्फेसिस किस पे करता है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो सके। तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। सपोज कीजिए जो अन्विक्षा है वो एक क्या है, मैनेजर है, जनरल मैनेजर है वो किसी भी कंपनी के अंदर। जब हम देखते हैं रिसेशन का टाइम चल रहा है, जैसे कि अभी इन दिनों भी कोरोना की वजह से बहुत रिसेशन चल रहा है हमारी इकोनॉमी के अंदर, तो रिसेशन चल रहा है किसी भी कंपनी के अंदर, और पर्टिकुलर कोई ए बी सी या कोई भी मैनेजर है, जनरल मैनेजर है वहाँ पे, तो हम देखते हैं कि वो मार्केटिंग मैनेजमेंट को, तो जो अन्विक्षा है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट को क्या ऑर्डर देती है कि आप अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको 10% डिस्काउंट देके आप उसे सेल कीजिए, ठीक है गाइस। लेकिन और उस टाइम वो क्या फोकस नहीं कर रही है कि आपकी जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है उसको कितना लॉस हो रहा है। बिकॉज मार्केटिंग मैनेजमेंट का वर्क क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि आपके प्रोडक्ट को सेल करना है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, सब किसके डिपार्टमेंट के अंदर है, मार्केटिंग के अंदर। और आपका जो भी फाइनेंस, जो भी मनी से रिलेटेड वर्क है वो किसके अंदर आएगा, आपका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के अंदर। तो रिसेशन के टाइम के अंदर, रिसेशन चल रहा है जब इकोनॉमी के अंदर, तो जो आपका जनरल मैनेजर है या जो आपके हायर अथॉरिटीज है वो क्या ऑर्डर देते हैं कि आप जो मार्केटिंग मैनेजमेंट वालों को क्या ऑर्डर देते हैं, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों को क्या ऑर्डर देते हैं कि अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको 10% डिस्काउंट पे आप सेल कीजिए। तब वो ये इग्नोर कर देते हैं कि आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को कितना लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे वो क्या देख रहे हैं कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे अपना सर्वाइव करना है। तो उससे क्या है, आपका ये जो प्रिंसिपल है वो एक तरीके से क्या है, जनरल
गाइडलाइंस हैं जो कि रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कराती हैं, बल्कि आपको गाइडलाइंस हैं ये जिनके ऊपर आपको वर्क करना है। तो आई होप सो गाइज आपको ये जो एग्जाम्पल है उसके थ्रू समझ आया होगा कि जहाँ पे आपका जनरल गाइडलाइंस हमें क्या बताती हैं कि आपका ये रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, और जब भी आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाए टू डिपार्टमेंट के अंदर तो हमारी जो प्रायोरिटी है वो क्या होनी चाहिए कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो सेटिस्फाई हो सके, ना कि हम हमारे जो पर्टिकुलर डिविजन है उनके गोल्स को आइडेंटिफाई करें। ठीक है गाइस, देन देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट अलाउज टू इंडिविजुअल टू डील डायरेक्टली विद ईच अदर विदाउट वीकनिंग द चेन ऑफ कमांड। ऐसे कौन से सिचुएशंस है या फिर कौन सा जो फंक्शन है वो जो इंडिविजुअल्स को अलाउ करता है डायरेक्टली डील करने के लिए विदाउट वीकनिंग द चेन ऑफ कमांड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैंग प्लैंक। आई होप सो गाइज आप ये सब जानते होंगे, गैंग प्लैंक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बार क्वेश्चन आस्क किए जाता है गैंग प्लैंक को लेकर, तो आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और किसी भी टॉपिक पे आपको डिफरेंट वीडियो चाहिए हो, किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो, इवन आपको किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर की केस स्टडीज पे क्वेश्चन चाहिए हो, जैसे आज हम एमसीक्यू सीरीज लेके आए हैं, या फिर आपको और एमसीक्यू सीरीज चाहिए हो आपके नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर, तो आप प्लीज गाइज हमारी जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए उसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक बार वापस हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं, व्हाट अलाउज टू इंडिविजुअल को, ऐसा क्या है जो अलाउ करता है डायरेक्टली डील करने के लिए, तो क्या है गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक क्या होता है, हमारी स्केलर चेन प्रिंसिपल आपने सबने पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। तो स्केलर चेन हमें क्या बताता है कि जो भी हमारी जो अथॉरिटीज है उसके अंदर क्या करेंगे, पर्टिकुलर चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए। इंडिविजुअल ऐसे नहीं कि आपने सीधा जाके जनरल अथॉरिटी से बात कर लिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बात कर ली, पर्टिकुलर एक चेन होनी चाहिए आपकी कमांड की, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए। और जबकि गैंग प्लैंक क्या बोलता है, कुछ अर्जेंसी के सिचुएशन में, इमरजेंसी या फिर आप कुछ इमरजेंसी है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं पर्टिकुलर, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम ही बना देती हूँ, ए है, बी है, सी है, देन ये हमारे एम्प्लॉयज हैं, तो ये सीक्वेंस है आपके, पहले ये इससे कॉन्टैक्ट करेगा, देन इसके पास जाए, देन ये इसके पास जाएगा, देन ये इससे या ये इससे, ये डायरेक्ट इससे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। बट जब इमरजेंसी की सिचुएशन है तो हम क्या देखते हैं, कौन सा फंक्शन उनको अलाउ करता है, इमरजेंसी की सिचुएशन में वो क्या इस डायरेक्टली जो मार्केटिंग डिपार्टमें वाला है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले से कांटेक्ट कर सकता है। तो ये किसका फंक्शन पार्ट है, गैंग प्लैंक का पार्ट है। ठीक है गाइस, जब भी इमरजेंसी की सिचुएशन हो या कुछ क्विक उनको डिसीजंस लेने हो तो क्या करते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो डायरेक्टली डील कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, तो इसको क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। ये आई होप सो गाइज आपको ये जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। ये जो एमसीक्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बिकॉज साथ में बहुत स्कोरिंग भी आपका एक बार, लेकिन साथ में जरूरी भी है कि आप जो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं गाइज उसको साथ में लेके आप एक बार ये देखिए कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। आप ये ना देखें कि मैंने जो ऑप्शंस आपको जो क्वेश्चंस कराए उनके साथ क्या है कि आपने ठीक है ये आंसर है हो गया, बिकॉज गाइज कहीं ना कहीं ये जरूरी नहीं है कि हम जो अभी कर रहे हैं सेम एज इट इज आए, बट ये तो कंपलसरी, ये तो जरूरी है कि हम जो पढ़ा है हमने वहां से कहीं बाहर नहीं जाएगा, हमारे कंसेप्ट में से बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो जो भी आपके ऑप्शंस हैं आप साथ में उनको भी समझने की कोशिश करिए, जिससे एग्जाम से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज ये जो एमसीक्यू है कहीं ना कहीं बहुत स्कोरिंग है गाइस, 20 में से 20 मार्क्स दे के जाते हैं आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 6 to 7 या जो बड़े मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, कहीं ना कहीं आपके हाफ मार्क्स कट हो गया या 1 मार्क्स कट हो गया, जबकि जो एमसीक्यू होते हैं यदि आपने करेक्ट आंसर टिक किया तो आपका यूं का यूं 1 मार्क्स सिक्योर है आपका। तो गाइस ये बहुत स्कोरिंग है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपको इनके साथ कि आप अपने कंसेप्ट पे फोकस करें। तो गाइस यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक के अंदर, बिजनेस स्टडीज के अंदर, तो आप हमको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। और आपको केस स्टडी की सीरीज चाहिए, एमसीक्यू की और सीरीज चाहिए, तो प्लीज गाइज कमेंट इन आवर कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज शेयर आवर वीडियोज एंड लाइक दिस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।